नमस्कार, वेलकम टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे टेस्ट सीरीज और उसी का आगे हम आज बात करेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 4 जो कि रुक्मणी प्रकाशन के बुक से है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज जो है डिस्कशन करेंगे, देखेंगे। और इसमें जो है इस टेस्ट में 50 क्वेश्चन है, 25 हिंदी के हैं और 25 जो है जीएस के हैं। ठीक है, तो टोटल 50 क्वेश्चन इस तरीके से इसमें हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम हिंदी देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य के लिए जो है हिंदी शब्द क्या होगा। एक हिंदी शब्द जो बताना है कि इनमें से कौन सा होगा जो इस वाक्य के लिए एक हिंदी शब्द हो सकता है। ठीक है, तो जैसे जो उपकार को माने, इसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, तो जो उपकार को मानता है उसे जो है कृतज्ञ कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, कृतज्ञ। और अब हम बात करते हैं कर्मठ की। तो कर्मठ क्या है? कर्मठ जो है मेहनती को कर्मठ कहा जाता है। कृतज्ञ क्या है? कृतज्ञ जो है ये दूसरे के उपकार को न मानने वाले को जो है कृतज्ञ कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब आगे बात करते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पेट पर लात मारना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, इनमें से बताना कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन जो है इस मुहावरे का जो है अर्थ बताता है, पेट पर लात मारना। ठीक है, तो देखिए, पेट पर लात मारना का अर्थ क्या होता है? दूसरे को आजीविका से वंचित करना। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट, आजीविका से वंचित करना। डी पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा इस मुहावरे का। अगला प्रश्न देखते हैं। वाचाल, वाचाल का विलोम बताना है। वाचाल शब्द का विलोम क्या होगा? ठीक है, वाचाल शब्द का विलोम क्या होगा? तो वाचाल मीन्स होता है बहुत बोलने वाला। ठीक है, जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। तो इसका विलोम क्या होगा? मितभाषी, यानी कि बहुत कम बोलने वाला। ठीक है, मितभाषी या फिर अल्पभाषी इसको कहेंगे, इसका विलोम हो जाएगा अल्पभाषी या मितभाषी मीन्स बहुत कम बोलने वाला हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद सही वर्तने वाले शब्द का चयन करना है अगले क्वेश्चन में। पंखुड़ी, देखिए इसमें से किस ऑप्शन में पंखुड़ी जो है सही रूप से लिखा हुआ है। तो जो ऑप्शन डी है पंखुड़ी, ये जो है सही रूप से लिखा हुआ, बाकी सारे जो है कोई ना कोई गलती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो चंद्रमा का पर्यायवाची बताना है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची की बात अगर हम करें तो इन ऑप्शन में जो है शशि, ठीक है, शशि जो दिया गया है डी पार्ट, ये हो जाएगा चंद्रमा का पर्यायवाची। ठीक है, चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो क्या है? सोम। ठीक है, सोम होता है चंद्रमा का पर्यायवाची। सुधांशु, सुधांशु। इसके बाद मयंक, मयंक भी होता है चंद्रमा का पर्यायवाची। ठीक है, शशि होता है, चंद्र होता है, राकेश होता है, निशाकर होता है, ये सारे जो है चंद्रमा के पर्यायवाची है। ठीक है, दिवाकर जो है ये सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक है, और मार्तंड भी सूर्य का पर्यायवाची है। निशमित होता है रात्रि। तो ये कुछ चीज़ें हुई। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को जो है प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे कि जीवन में सफलता पाने का मुख्य साधन जो है समय से नियोजन है। इसमें जो रेखांकित शब्द ये है, इसके लिए हम जो है क्या कहते हैं, उपयुक्त विकल्प का चयन करना है इसमें से कि कौन सही होगा इसके लिए। ठीक है, देखिए, समय से नियोजन जो है कहना गलत होता है। समय से तालमेल अथवा समय का नियोजन कहना या समय का प्रबंध कहना सही होता है। नियोजन मीन्स प्रबंध होता है। तो इसमें जो समय से लगा है, ये से नहीं लगता है समय के साथ, इसमें समय का नियोजन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें आंसर जो है डी पार्ट से हो जाएगा, सॉरी बी पार्ट से हो जाएगा, समय का नियोजन। या फिर ये लिख सकते हैं समय का नियोजन, या फिर ये लिख सकते हैं समय से तालमेल। तो बी पार्ट इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यायवाची बताना है तलवार शब्द के। तलवार शब्द के पर्यायवाची की बात करेंगे तो तलवार शब्द का पर्यायवाची खड्ग होता है। ठीक है, तो आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा खड्ग। और अन्य पर्यायवाचियों की बात करेंगे तो अशी होता है तलवार का पर्यायवाची, चंद्रहास भी होता है, करवाल होता है, शमशीर होता है, कृपाण होता है। ठीक है, चंद्रहास अभी आरओ के पेपर में पूछा गया था, तो इम्पॉर्टेंट है, ये तलवार शब्द का जो है पर्यायवाची होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो क्षीर, इसमें जो दिया गया है क्षीर किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो ये समुद्र का पर्यायवाची होता है शब्द। वसन जो दिया गया है ये कपड़ा का होता है या वस्त्र का होता है।
तड़ाग जो है, ये तड़ाग के किसको कहते हैं, जलाशय को कहा जाता है। तालाब, तड़ाग या जलाशय जो भी है जहाँ पे जल इकट्ठा हो, तो इस तरीके से ये पर्यायवाचियाँ हो गई। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त वाक्य में जो है उपयुक्त शब्द का चयन करना है। जैसे कि तुलसी जैसे डैश महाकवि बिरले ही होते हैं, इनमें से बताना है कि इस जगह पे क्या हम लिखेंगे कि जिससे ये वाक्य पूर्ण हो जाए। तो देखिए, तुलसी जैसे, अविजय, अजय, कालजयी या फिर दिग्विजयी, तो इसमें से अगर हम लिखेंगे तो कालजयी जो शब्द है ये इसमें फुलफिल किया जाएगा। तो तुलसी जैसे कालजयी महाकवि जो है विरले ही होते हैं। ठीक है, कालजयी वैसे लोग होते हैं जो काल की सीमा में बद्ध ना हो, जो काल को जीत चुका हो। तो इस तरीके से तुलसी महाकवि तुलसीदास जी है, तो यहाँ पे जो है इसको लिखा जा सकता है, कालजयी इसका उपयुक्त होगा। अब उसने चोरी ही डैश बल्कि हत्या भी की, यानी यहाँ पर क्या क्या लगेगा, परंतु, और, कि, नहीं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस वाक्य में कौन सा शब्द डालेंगे कि ये उपयुक्त वाक्य बन जाएगा, तो इसमें अगर हम डालें नहीं, ठीक है, उसने चोरी ही नहीं की बल्कि हत्या भी की, ठीक है, तो इसका आंसर जो है डी पार्ट हो जाएगा, इसमें नहीं जो है शब्द उपयुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 10 से 12 तक जो है गद्यांश से संबंधित प्रश्न है। अब गद्यांश दिया हुआ है, उससे संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुण एक उत्साही में होता है। गद्यांश के अनुसार बताना है, तो ऑप्शन है धैर्य, बी एकाग्रता, सी आशावाद या फिर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसके अगर आंसर की बात करें तो इसमें से जो गुण होता है वो एक उत्साही में जो होता है वो धैर्य भी होता है, आशावाद भी होता है, एकाग्रता भी होता है गद्यांश के अनुसार। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है वो डी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत से व्यक्ति जो है समय पूर्व मैच खेलने या परीक्षा देने समय से पूर्व पहले पहुंच जाते हैं। ठीक है, परीक्षा देने से पहले बहुत पहले पहुंच जाते हैं, और इसका निम्नलिखित में से कौन सा कारण होता है। तो ये भी गद्यांश के अनुसार ही बताना है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो ये होता है डी, उत्साह के कारण। जी ठीक है, उत्साह बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो परीक्षा देने समय से पहले पहुंच जाते हैं और मैच भी खेलने से पहले पहुंच जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो ये आप जब पढ़ेंगे तो उसका शीर्षक निकल के आएगा कि किसके बारे में ये बताया जा रहा है, कहा गया है इस गद्यांश में। ठीक है, तो अगर हम इस गद्यांश की बात करें तो इसमें जो उपयुक्त शीर्षक बनता है वो उत्साह का बनता है। उत्साह के बारे में, इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। पंक्तियों में प्रयुक्त रस के सही भेद का चयन करना, इसमें से बताना है कि इसमें कौन सा रस है। जैसे कि कर चिक्कार घोर अति धावा बदन पसारी, गगन सिद्ध सुर त्रिसित हा हा हेत पुकार, यानी इसमें बताना है कि इसमें कौन सा रस है, करुण है कि हास्य है कि वीर है कि श्रृंगार रस है। तो अगर हम रस की बात करें तो इसमें हास्य रस है। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, हास्य रस। ठीक है, वेशभूषा वाणी चेष्टा आदि की प्रकृति को देखकर हृदय में विनोद का जो भाव जागृत होता है उसे जो है हास्य रस कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द सही चुनना है, क्या होगा। तो एक के बाद एक क्रम से, इसका एक शब्द में अगर इसको हम कहेंगे तो क्या कहेंगे, तो एक के बाद एक क्रम से अगर कहते हैं तो इसको हम क्या कह देते हैं, क्रमागत। ठीक है, क्रमागत क्या होता है, एक के बाद एक होता है। तो इस तरीके से आंसर इसमें डी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, एकांतर में क्या होता है, एक छोड़कर दूसरा। ठीक है, अगला है वाक्य, इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी को एक शब्द में क्या कहेंगे। तो इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी जो है उसको क्या कहते हैं, परिव्राजक। जो इधर उधर घूमता है उसको परिव्राजक कहा जाता है एक शब्द में। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। वीतरागी का मतलब होता है वासना रहित व्यक्ति। ठीक है, त्रिपथगा का मतलब होता है 3 रास्तों की ओर चलने वाला। ठीक है, तो ये तो कुछ हो गए। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सही संधि विच्छेद करना है। इसमें से चयन करना है कि कौन सा सही संधि विच्छेद होगा। विपद जाल का सही संधि विच्छेद क्या होगा ये बताना है। तो विपद जाल का सही संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो इसमें आएगा विपद प्लस जाल। ठीक है, इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अब अगर आपको सही संधि विच्छेद के बारे में, संधियों के बारे में पढ़ना है तो मैंने संधि पढ़ाई हुई है, थ्योरी उसकी घटना चक्र के बुक से। तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर, पेज पर जाकर हिंदी घटना चक्र की बुक का जो मैंने थ्योरी कराया हुआ प्लेलिस्ट बनाया, वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, और उसमें संधियाँ भी है, वाक्यांश भी हैं, विलोम भी है, पर्यायवाची भी है, तद्भव तत्सम भी है, समास भी है। जितने भी लेखपाल में इंपॉर्टेंट जो पूछे जा रहे हैं सिलेबस के अनुसार वो सारे उसमें मैंने
थ्योरी सहित कराई है। तो आप लोग देखिए उसको, आपके लिए अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन, समास बताना है अगले क्वेश्चन में। एकांतर में कौन सा समास है, एकांतर में कौन सा समास है ये बताना है। तो एकांतर में अगर हम समास की बात करें तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है, बहुव्रीहि। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, बहुव्रीहि, ठीक है। एक अंतर, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो एक अंतर आएगा, और वैसा समास जिसमें कोई भी पद प्रधान न होकर एक अन्य पद प्रधान होता है, वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। तो सी पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से 19 में प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। इसमें कौन सा तद्भव है, सरिता, प्रस्ताव, मक्खी और आषाढ़, आषाढ़। तो अगर हम इसमें बात करें तो जो मक्खी है ये तद्भव शब्द हो जाएगा। मक्खी का तत्सम शब्द होता है मक्षिका, तो आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। अगला है इच्छा, प्रहार, पलंग, कृति। इसमें से बताना है कौन सा तद्भव शब्द होगा। तो अगर इसमें हम तद्भव शब्द की बात करें तो पलंग जो है तद्भव शब्द है। पलंग के अगर हम तत्सम शब्द की बात करेंगे तो पलंग का तत्सम शब्द होता है पर्यंक। पर्यंक जो होता है ये इसका पलंग का तत्सम शब्द होता है। तो इस तरीके से पलंग जो है तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है। तो एक भाषा दूसरी भाषा से जो है शब्दावली लेती है, ठीक है। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं लेती शब्दावली के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा किसकी देन है, जन समूह की, सभ्यता की, देश काल का, या इनमें से किसी का नहीं। तो भाषा जो है, भाषा किसकी देन है, तो अगर हम बात करेंगे तो भाषा जो है सभ्यता की देन होती है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो इसमें समानार्थी शब्द का चयन करना है दोनों क्वेश्चन में। नीचे दुख का समानार्थी शब्द क्या होगा ये बताना है। तो दुख का समानार्थी शब्द होता है वेदना। वेदना का समानार्थी, सॉरी, दुख का समानार्थी वेदना होता है। मीमांसा का समानार्थी क्या होता है, तो मीमांसा का समानार्थी होता है विवेचना, ठीक है। तो आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक से 26 वर्ण वाले छंद को क्या कहा जाता है। तो 1 से 26 वर्ण वाले छंद को साधारण छंद कहते हैं। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, साधारण छंद, ठीक है। मात्रिक छंद जो होता है, मात्रा की गणना के आधार पर की गई पद की रचना का जो है मात्रिक छंद कहा जाता है। दंडक छंद वो होता है, वह छंद जिसमें वर्णों की संख्या 26 से अधिक हो, ठीक है। छप्पय किस प्रकार का छंद है, तो छप्पय जो है विषम पद का उदाहरण होता है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, ठीक है। छप्पय यानी कि 6 चरणों वाला मासिक छंद, जिसमें पहले चरण में रोला के और फिर 2 चरण जो है चण उल्लाला क्या होते हैं, इसलिए इसको जो है विषम पद कहा जाता है। तो ये हो गया हिंदी के। अब देखते हैं जीएस के, ठीक है। जीएस की बात करें तो उसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से जो है कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है ये बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगर हम अशोककालीन खरोष्टी लिपि के अभिलेख की बात करें तो वो है शहबाजगढ़ी का जो अभिलेख है वो खरोष्टी लिपि में पाया गया है। तो आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, शहबाजगढ़ी। अब अगर हम बात करते हैं इनके पॉइंट के बारे में कुछ, तो अशोक का इतिहास हमें जो है मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। अब उसके अभिलेखों का अगर हम विभाजन करेंगे तो 3 वर्गों में करेंगे। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख। शिलालेख में जो है 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। अब उन 8 अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं, तो शहबाजगढ़ी है, पहला मानसेहरा है, दूसरा तीसरा कालसी है, चौथा गिरनार है, 5वां घौली है, 6ठा सोपरा है, 7वां एर्रगुड़ी है और 8वां जो है जौगढ़ है, जौगढ़। तो इस तरीके से ये 8 जगह पर से जो है शिलालेख पाए गए हैं, ठीक है। अधिकांश अभिलेख जो है प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख हैं जो कि एक शहबाजगढ़ी है और एक है मानसेहरा लिपि जो है इसकी खरोष्टी है, ठीक है। मानसेहरा और शहबाजगढ़ी अगर आएगा तो खरोष्टी लिपि में आएगा, बाकी सारे जो है अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन बात करते हैं तो हड़प्पा कालीन, और हाँ, कलिंग का युद्ध अशोक के काल के ही समय हुआ था, ठीक है। हड़प्पा कालीन जो कि 13वें अभिलेख से मिला था, ये भी याद रखना। 13वें अभिलेख से मतलब जानकारी ये प्राप्त होती है, जिसमें 1 से 1.5 लाख के लोग करीब मारे गए थे युद्ध में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। तो हड़प्पा कालीन में अभी तक लोहे की जो है प्राप्ति नहीं हुई, तो आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, लोहा, ठीक है। लोहा नहीं प्राप्त हुआ, बाकी सारे प्राप्त हो चुके हैं, चांदी भी, सोना भी, तांबा भी सब मिल चुका है।
हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी और यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी सभी धातुएं मिली हैं, लेकिन लोहा नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है, भारत में जो है लौह युग का आरंभ माना जाता है उत्तर वैदिक काल से, लगभग 950 ईसा पूर्व से माना जाता है। तो आंसर इसका इस तरीके डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो है खालसा पंथ की स्थापना कब किया गया था, सन बताना है। तो खालसा पंथ की स्थापना जो हुआ था वो 1699 ईस्वी में हुआ था। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, 1699 ईस्वी। और उस दिन क्या था, बैसाखी का दिन था। तो उसी दिन जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु पद को समाप्त गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था। गुरुवाणी की रचना गुरु गोविंद सिंह ने ही किया। गुरु गोविंद सिंह की हत्या जो है नांदेड़ के गोदावरी तट पर, जो गोदावरी नदी के तट पर जो है गुल खान नामक पठान द्वारा कर दिया गया था। आदि ग्रंथ की रचना जो है गुरु अर्जुन देव ने किया है। सिखों का नेतृत्व जो है बंदा बैरागी यानी कि बंदा बहादुर या फिर लक्ष्मण दास ने किया था। ये इसका 2-3 नाम है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व जो है किसने किया था। तो लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व जो है वो बेगम हजरत महल ने किया था। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। अब 1857 की बात करें तो हजरत महल जो है कादिर विरजी शाह की राजमाता और संरक्षिका थी। हजरत महल को महक परी के नाम से जाना जाता था। 1856 में जो है डलहौजी के कुशासन के आधार पर जो है अवध राज्य को मिला लिया गया था। किसमें, अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया था। और हजरत महल जो है अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। बहादुर शाह सेकंड की पत्नी का नाम जीनत महल था। बहादुर अली शाह की पत्नी का नाम जीनत महल था। ठीक है, और नाना साहब ने जो है कानपुर से 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व प्रदान किया था। त्यात्या टोपे लक्ष्मीबाई के गुरु और नाना साहब के सेनापति थे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ बातें हो गई। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से ये वक्तव्य जो है किसने दिया था या किसने कहा था। तो यह वक्तव्य जो दिया गया था वो दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया था, जिन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका सी पार्ट से ही हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार और अब प्रशासन के रूसी जारशाही तरीके अपना रही है। प्रेस का गला घोटने का परिणाम उसके लिए आत्मघाती कदम होगा। यह प्रसिद्ध भी कथन भी दादा भाई नौरोजी का ही है। इन्होंने जो है ब्रिटिश आर्थिक शोषण को दादा भाई नौरोजी ने जो है भारत में अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। भारत का आर्थिक इतिहास नाम के एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम इनके लेखक कौन है, आर.सी. दत्त, जो कि 2 भागों में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्न में से कौन सी ग्रंथ जो है अंतःस्रावी ग्रंथ एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की जो है ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, तो वो उस ग्रंथ का नाम क्या है ये बताना है। तो इनमें से अगर ऑप्शन में देखें तो इसमें आग्नेयाशय जो है ये दोनों प्रकार की ग्लैंड्स होती है। ठीक है, आग्नेयाशय अंतःस्रावी भाग को जो है लैंगरहैंस की द्वीपकाएँ कहा जाता है। और आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में जो है 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा कोशिका से जो है ग्लूकागान और गामा से जो है सोमेटोस्टेटिन स्रावित होता है, निकलता है। और इसके बीटा कोशिका से जो है इंसुलिन हार्मोन प्राप्त होता है या स्रावित होता है। और यह हार्मोन जो है रक्त में शर्करा यानी कि ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, जिससे कि डायबिटीज नहीं होता। अगर इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है तो डायबिटीज रोग हो जाता है। अग्न्याशय के बहिस्रावी भाग द्वारा अग्न्याशी रस का स्राव होता है। अग्न्याशी रस के स्रावित एंजाइम ट्रिप्सिन, एमाइलेज एवं लाइपेज भोजन के पाचन में जो है भाग लेता है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है सी पार्ट से हो जाएगा, अग्न्याशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है जिससे कि आँखों को प्रभावित करता है। तो धुआं में आँख को प्रभावित करने वाला जो शक्तिशाली उत्तेजक होता है उसका नाम क्या है, पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ठीक है, आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। यह जो है प्रकाश एवं रासायनिक धूप में पाया जाने वाला एक द्वितीयक प्रदूषक होता है। इससे आँख में जलन उत्पन्न होती है। ठीक है, पैराक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट जो है धूम कोहरा बनाता है जो ओजोन के कारण बनता है। ठीक है, पैन की बात करें, इसको पैन कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, पैन, PAN। ठीक है, पैन को धुआं प्लस कोहरा प्लस प्रकाश प्लस ओजोन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलकर बनता है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि NO2 और सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि ESO2 ठीक है मिलकर जो है अम्ल वर्षा का निर्माण करता है। तो आंसर इसका जो है डी पार्ट से हो जाएगा, पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, कौन सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है।
तो अगर इनमें से बात करें तो संतरा, सेब, गाजर और आंवला में जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो आंवला है। ठीक है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ताजे आंवले में जो है संतरे से ज़्यादा विटामिन सी प्राप्त होता है। विटामिन सी का स्रोत जो है सभी खट्टे रसदार फल में होते हैं, जैसे कि करौंदा है, नींबू है, अमरूद है, संतरा आदि है, सभी में जो है विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग का क्या नाम है? स्कर्वी रोग या फिर मसूड़ों का फूल जाना रोग हो जाता है। विटामिन ई को जो है टोकेफेरॉल कहते हैं और इसकी कमी से जनन शक्ति कमजोर हो जाता है। विटामिन के को जो फिलोक्विनोन कहा जाता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। इस तरीके से ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटना जिसके आधार पर एक सरल पारदर्शी यानी कि पेरिस्कोप कार्य करता है? ठीक है, तो वो घटना कौन सी है बताना है। तो वो घटना है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन एक ऐसा घटना है जिससे पेरिस्कोप जो है कार्य करता है। अब ये जो है प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस प्रकाशिक यंत्र में जो है एक नली में दो समतल दर्पण होते हैं जिनकी परावर्तित सतह परस्पर समांतर हो, अंतिम किनारों पर लगे रहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक दर्पण नली के अक्ष से जो है 45 डिग्री का जो है कोण बनाता है। पारदर्शी या पेरिस्कोप में जो है प्रकाश पहले दर्पण पर 45 डिग्री के कोण पर आपतित होता है। इसके बाद प्रकाश जो है इसके बाद क्या होता है, आप 45 डिग्री के कोण पर जो है दर्पण पर फिर से परावर्तित होता है और जिससे परिवर्तन के पश्चात दूसरे दर्पण पर भी 45 डिग्री पर आपतित व परावर्तित होता है। इसकी सहायता से जो है पनडुब्बी, युद्धपोत आदि में अंदर छिपे रहकर भी बाहर सतह की गतिविधियों को देखा जा सकता है। तो इसका इस्तेमाल खासकर पनडुब्बी या फिर युद्धपोतों में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वेबसाइट निर्माण हेतु जो है फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है? फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा पाइथन। ठीक है, पाइथन जो है आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा। वेबसाइट निर्माण के लिए हेतु जो है फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पाइथन है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो सोर्स कोड के साथ वितरित किया जाता है, जिसे यूजर बदल, सुधार और अथवा पुनः वितरित कर सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के फायदे क्या हैं? तो निःशुल्क उपलब्ध होता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है, उच्च गुणवत्ता होती है, ज़्यादा सुरक्षित होता है और अधिक नियंत्रण में होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण की बात करेंगे तो लाइनक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम, मोजिला फायरफॉक्स है वेब ब्राउज़र, PHP यानी कि प्रोग्रामिंग भाषा है, पाइथन यानी कि प्रोग्रामिंग भाषा ये भी है, ULC मीडिया प्लेयर है, GIMP ग्राफिक एडिटर है। तो इस तरीके से कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस जीव का चावल की फसल के लिए जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? तो चावल की फसल के लिए जो है जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? नीलहरित शैवाल का। ठीक है, नीलहरित शैवाल आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। ये चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जैव उर्वरक पर्यावरण के अनुकूल और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित होते हैं। ये न केवल कुल पोषक तत्वों के भाग होते हैं बल्कि ये कम लागत वाले भी होते हैं, जिसके कारण जो है कृषि समुदाय को काफ़ी मदद मिलता है। चावल उत्पादन में जैव रसायनों का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है और जो वह जैव उर्वरक जिनका उपयोग यह चावल फसलों के लिए किया जाता है वह कौन कौन से? तो नीलहरित शैवाल व एजोला है। नीलहरित शैवाल एक प्रकार का जैव उर्वरक है। नीलहरित शैवाल जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और नम परिस्थितियों में भी ये अधिक पाए जाते हैं। इसका कृत्रिम रूप से भी संवर्धन किया जा सकता है। बीज ये पौधे की वृद्धि को तेज़ी से बढ़ा देता है और यह ऑर्गेनिक एसिड उत्सर्जित करता है जो फास्फोरस की घुलनशीलता बढ़ने में मदद करता है। ठीक है, चावल के खेतों में जो है जमे शैवाल की परत भी मृदा से नमी कम होने से रोकती है। विश्व के किसी भी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी ये बताना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो थी उनका क्या नाम था? विश्व के किसी भी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी उनका नाम था मार्मा एस्टेला राजाबेल। मार्मा एस्टेला राजाबेल जो कि बी पार्ट में दिया गया है और आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। ये कहाँ की राष्ट्रपति थी? ये अर्जेंटीना देश की राष्ट्रपति थी। ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी और यह भारत की 12वीं राष्ट्रपति बनी थी व्यक्ति के आधार पर। इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, श्रीमो भंडार नायके जो विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी जो कि श्रीलंका की थी। ठीक है, मार्गरेट थ्रेचर जो है ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। विद्या देवी भंडारी को नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी हुई है। म्यांमार की राजनेता आंग सान सू की जो है 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार से प्रदान किया गया था। तो कुछ बातें हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
G77 संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो G77 संगठन का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। यह एक विकासशील देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसके गठन की बात करेंगे तो 15 जून 1964 को किया गया था। 1964 को 15 जून 1964 को इसका गठन किया गया था और कहाँ पर? अंकटाड के सम्मेलन में हुआ था। अब इस अगर हम और बात करें तो WHO, WTO, ILO, अंकटाड, WMO और विपो आदि इनके संगठनों का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है सीधा, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी, ठीक है। ये सारी बातें लिख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? निम्नलिखित किस राज्य से है ये बताना। साइलेंट वैली का प्रोजेक्ट जो है ये केरल राज्य से है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शांत, अब आगे कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो कि इसी से संबंधित। शांति घाटी बचाओ आंदोलन जो है इसके नेतृत्वकर्ता का नाम क्या था? सुगाथा कुमारी। सुगाथा कुमारी शांत बचाओ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थी, ठीक है। अब इसके बाद शांति घाटी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो डब्लू रोजेन ने किया था, ठीक है। डब्लू रोजेन द्वारा किया गया था सर्वप्रथम प्रयोग। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाते हैं, ठीक है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आगे तो लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर जो है शांति घाटी में ही पाए जाते हैं, ठीक है। सिलिकॉन वैली भारत में, कर्नाटक के बंगलुरु में तथा विश्व में अगर बात करेंगे तो कैलिफोर्निया जो कि अमेरिका में पड़ता है। तो ये हो गई कुछ बातें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य वित्त आयोग है एक, क्या है राज्य वित्त आयोग एक? ये बताना है। तो राज्य वित्त आयोग जो होता है वो एक संवैधानिक संस्था है। तो आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, संवैधानिक संस्था, ठीक है। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद की बात करेंगे तो 243 आई में जो है इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। 243 आई में जो है भारतीय संविधान में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है और 243 आई और 243 वाई में इसका उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार जो राज्य वित्त आयोग का उल्लेख गठन प्रत्येक 5 साल पर किया जाता है और इसका गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्य वित्त आयोग जो है पंचायती राज और नगरपालिका के वित्तीय संबंध में जो है सिफारिश करते हैं। तो ये कुछ बातें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय जो था वो संपोषणीय वृद्धि था? ये बताना है। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो है उसका मुख्य ध्येय या मुख्य उसका उद्देश्य क्या था? संपोषणीय वृद्धि, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 2012 से लेकर 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी, ठीक है, 5 साल। इसके बाद इसका लक्षित विकास दर कितना था? 8%। लक्षित विकास दर की बात करेंगे तो 8% था और इसके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत त्वरित संपोषणीय एवं अधिक समावेशी समृद्धि शामिल किया गया था। योजना के अंत तक जो है 90% परिवारों तथा बैंकिंग सेवाएं पहुंचना भी इस योजना का लक्ष्य रखा गया था। तो ये बातें हो गई। अगला क्वेश्चन। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो उनको कहते हैं सामान्य स्थिति बेरोजगारी, ठीक है। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। वर्ष के अधिकांश हिस्से में जो है बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा। बेरोजगार की परिभाषा की बात करें तो बेरोजगार वह हैं जो कार्य करना चाहता है लेकिन योग्यता के अनुरूप उन्हें कार्य नहीं मिलता, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी परिभाषा हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में मिलान करना है। हथियार है कार्य सिद्धांत है। तो थर्मोबेरिक बम, हाइड्रोजन बम और परमाणु बम ये किस कार्य सिद्धांत पर कार्य करता है ये बताना, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर हम बात करें तो ये थर्मोबेरिक अम्ल परमाणु संलयन, हाइड्रोजन बम उष्मा और दाब का संयोजन और परमाणु बम जो है परमाणु विखंडन। तो इसमें से केवल तीसरा पार्ट ही सही सुमेलित है। तो आंसर इसका केवल 3 पार्ट ही सही हो जाएगा, ठीक है, बाकी दोनों गलत है। अब अगर हम बात करते हैं कुछ तो थर्मोबेरिक आयुध वह हथियार होते हैं जिन्हें परंपरागत विस्फोटकों की तुलना में जो है अधिक तापमान और दाब उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है। अब इन्हें जो है अक्सर ईंधन वायु विस्फोटक ठीक के रूप में जाना जाता है। तो ये इस तरीके से हो गया। अब हाइड्रोजन बम जिसे थर्मोन्यूक्लियर बम भी कहा जाता है यह विस्फोटक ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए संलयन का उपयोग करता है। नहीं, इसमें ये उष्मा और दाब नहीं, इसमें संलयन का उपयोग किया जाता है। संलयन की क्रिया सिद्धांत पर होता है, ठीक है। संलयन जो है वो हमारे सूर्य में भी हो रहा है संलयन की क्रिया, उसी के अनुरूप जो हमें ये ऊर्जा और ये प्रकाश मिल रहा है, ठीक है। अब वह नाभिकीय बम
यानी परमाणु बम से अधिक शक्तिशाली होते हैं ये हाइड्रोजन बम जो होता है, जो संलयन वाले बम जितने भी होते हैं। परमाणु बम वस्तुतः जो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की भांति विखंडन या परमाणु विभाजन पर आधारित होता है। तो इसमें तीसरा सही है, बाकी दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संसद वित्तीय तंत्र पर नियंत्रण नहीं रखती? तो ऑप्शन ए है संसद के प्राधिकार के बिना न कर लगाया जा सकता है, न ही संग्रहित किया जा सकता है। संसद ऑप्शन बी है संसद के अनुमोदन के बिना भारत की संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता है। ऑप्शन सी है वित्तीय समितियों के द्वारा सरकारी खर्च की जांच की जाती है। या फिर संसद के सम्मुख प्रतिवर्ष प्रशासनिक कार्य मूल्यांकन रखा है। इसमें बताना है कि कौन सा कार्य है जो संसद वित्तीय तंत्र पर नियंत्रण नहीं रखती। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट से हो जाएगा, संसद के सम्मुख प्रतिवर्ष प्रशासनिक कार्य मूल्यांकन रखा जाता है। ये जो है वित्तीय नियंत्रण नहीं रखती, वित्तीय तंत्र पर यह नियंत्रण नहीं करती। बाकी तीनों जो ऊपर लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से बताना है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह को जो है नक्षत्र कहते हैं। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, नक्षत्र, ठीक है। तारों के समूह की एक निश्चित आकृति जिसे चंद्रमा एक दिन में पार कर लेता है नक्षत्र कहलाता है। नक्षत्रों की संख्या कितनी है? टोटल 27 होती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक नक्षत्र की अवधि लगभग 14 दिन की होती है, क्योंकि पृथ्वी को एक नक्षत्र पार करने में लगभग 14 दिन का समय लगता है। सूर्य सहित जो है उसका चक्कर लगाने वाले ग्रह समूह को सौरमंडल कहा जाता है, ठीक है। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? टोटल 8 ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संरक्षण परियोजनाओं को उनके सही कालक्रमानुसार बताना है। बाल प्रोजेक्ट, बाघ प्रोजेक्ट, हाथी परियोजना, मगरमच्छ परियोजना। ये बताना है कि कौन पहले है, उसके बाद में कौन, उसके बाद में कौन है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1973 में, 1973 में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट की, ठीक है, मगरमच्छ प्रोजेक्ट की शुरुआत तो ये 1975 में हुआ था, 1975 में। इसके बाद अगर हम हाथी प्रोजेक्ट की बात करेंगे, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में किया गया। तो अब जान के होंगे कि सबसे पहले कौन किया गया था? बाघ प्रोजेक्ट, इसके बाद मगरमच्छ प्रोजेक्ट, इसके बाद हाथी प्रोजेक्ट। तो पहला तीसरा दूसरा, पहला तीसरा दूसरा, पहला तीसरा दूसरा जो है बी पार्ट में आता है, इसलिए आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिनक्स। लिनक्स एक है, क्या है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डैश भरना है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ये बताना है। तो लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ओपन सोर्स इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। ओपन सिस्टम, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण की बात करेंगे तो अपाचे वेब ब्राउज़र जो है वेब सर्वर है, ठीक है। मोजिला थंडरबोल्ट है, और इसके बाद लिब्रा ऑफिस और ओपन ऑफिस, फाइलजिला है। ये सारे जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से इतर इसका कमर्शियल सॉफ्टवेयर इन्हें भी कहा जाता है। विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है ये बताना है अगले क्वेश्चन में, ठीक है। तो विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग की बात करेंगे तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग है, जो कि डी पार्ट में दिया गया, तो आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, ठीक है। और ये जो उत्तरी अमेरिका को पश्चिम यूरोप से जोड़ता है। विश्व के कुल जल मार्ग का लगभग 25% जो है परिवहन इसी मार्ग से होता है, ठीक है। दूसरा सबसे व्यस्ततम जल मार्ग की बात करेंगे तो स्वेज नहर मार्ग है। स्वेज नहर जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। पनामा नहर की बात करेंगे तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में फॉन्ट का आकार जो है, फॉन्ट साइज बदलने हैं तो जो है शॉर्टकट की कौन सी है? शॉर्टकट की बात करेंगे तो कौन सा? तो ये होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, ठीक है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, कंट्रोल प्लस सी प्लस शिफ्ट प्लस एफ। लास्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस 2021 का विषय निम्न में से क्या है? तो विश्व जल दिवस 2021 का विषय है वैल्यूइंग वाटर, ठीक है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, वैल्यूइंग वाटर। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जिसका डिस्कशन किया गया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। और चैनल को सपोर्ट करिए। आप लोग कमेंट करके फीडबैक भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।